Hello class 7. Today I am going to explain you. I have already sent the video of lesson 3 water. So today in this chapter I am going to explain this topic precipitation. Okay. Now what is precipitation? Clouds have millions of tiny water droplets. आपने पढ़ा था पहले कि क्लाउड पे बहुत सारी पानी की बूंदें होती हैं. Some of these droplets fall very slowly, while some are carried up by air currents. The moving droplets bump into each other and stick together to form larger droplets. मीन्स पानी की बूंदें एक पे एक जमा होती जाती हैं और एक दूसरे से स्टिक होकर बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं. In this way the droplets grow in size and until they are too heavy to float. मीन्स हवा में फ्लोट करने के लिए उसमें भारीपन आ जाता है. Then they fall as rain. फिर वो बारिश के रूप में धरती पे गिरती हैं. Like water droplets, ice crystals present in clouds may also grow in size, become heavy and falls as flakes of snow. जो बर्फ़ गिरती है वो भी इसी तरह से गिरती है. जब बर्फ़ की ड्रॉपलेट्स जो होती है वो हैवी हो जाती हैं तो वो स्नो जो है वो फिर फ्लेक्स ऑफ स्नो as flakes of snow it falls on the earth. Next is the falling of condensed water vapor is called precipitation. So what is precipitation? The falling of condensed water vapor is called precipitation. Next topic is water cycle. The water that evaporates goes into the atmosphere as water vapor. पानी जब भाप बन के जाता है एटमॉस्फेयर में तो वो वाटर वेपर के रूप में जाता है, उसे वाटर वेपर कहते हैं. सम ऑफ दिस वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स. कुछ ही वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, उससे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं. एंड अल्टीमेटली कम्स बैक टू द अर्थ सरफेस एज प्रेसिपिटेशन. और पानी के रूप में, रेन के रूप में ये धरती पे गिरता है. इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन. द साइकिल ऑफ इवापोरेशन. और ये जो साइकिल चलती रहती है कंटिन्यूसली कि पानी का भाप बढ़ के उड़ना, फिर क्लाउड्स फॉर्म हो जाना ठंडे होने पे, और फिर उसमें जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनका हैवी होकर पानी के रूप, बारिश के रूप में नीचे गिरना. ये जो कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, दिस साइकिल ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. ठीक है, इवेपोरेट होना, कंडेंस्ड होना एंड देन प्रेसिपिटेशन होना गोज़ ऑन ऑल द टाइम एंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल. जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. द नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन. However, at given places, it follows a more or less regular pattern. Our activities sometimes affect the natural supply of water. हमारी एक्टिविटीज़ के कारण भी वाटर सप्लाई इफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी कट डाउन ट्रीज, ट्रांसपिरेशन इज़ यूज्ड एंड लेसर वाटर वेपर इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो क्या होगा इससे, इन सब चीज़ों से क्या होगा कि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर वेपर क्लाउड फॉर्मेशन इज़ रेड्यूस्ड एंड देयर इज़ लेसर रेनफॉल. बारिश कम होगी. वी ऑल्सो पॉल्यूट वाटर बाई एडिंग डर्टी यूज़ by adding dirty or harmful substances to it. मीन्स पानी में गंदी चीज़ें अगर मिलाएंगे, वाटर को पॉल्यूट करेंगे, गंदा करेंगे, डर्टी करेंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलाकर, तो वो भी हमारे यूज़ के लिए नहीं रहेगा. इट देन बिकम्स अनफिट फॉर यूज़. ठीक है, ये जो है पानी जो है वो हमारे लिए अनफिट हो जाएगा यूज़ के लिए. दिस कॉजेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन व्हेन द नेचुरल सप्लाई इज़ अबेंडेंट. मतलब नेचुरल सप्लाई अगर अबेंडेंट है, पानी नदी का पानी है या कहीं से भी हमें नेचुरल वाटर सप्लाई मिल रही है, अगर उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण गंदा करते रहेंगे तो ये अबेंडेंट सप्लाई भी हमारे लिए शॉर्टेज कर देगी, हमारे लिए कम पड़ेगी, क्योंकि गंदा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. दैट इज़ अनफिट फॉर आवर यूज़. ठीक है, so we must make sure that the natural supply of water is maintained and keep the natural sources of water free from pollution. ये हमारी ड्यूटी है कि हम वाटर को पॉल्यूट होने से बचाएं. इन अदर वर्ड्स वी मस्ट कंजर्व वाटर. और हमें वाटर कंजर्वेशन करनी चाहिए. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वी मस्ट कंजर्व वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन. जो रेनफॉल हो रही है उसका मेजरमेंट कैसा होता है. रेनफॉल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. इट इज़ यूजली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. एनुअल रेनफॉल इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स. Suppose the weather report in a newspaper says that 15 millimeters of rainfall occurred in a town on a particular day. This means, मतलब अगर 15 मिलीमीटर रेनफॉल किसी टाउन में हुई है तो इसका मतलब क्या होगा. If the rain falling in that town on that day were allowed to collect over a plain
surface, the level of rainfall over that surface would be 15 millimeter high. मतलब उस वहाँ के ज़मीन पे पानी का लेवल 15 मिलीमीटर हाई था. इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं रेनफॉल का. Generally the rain falling over an area does not get a chance to collect. It either seeps into the soil, माने कुछ पानी जो होता है वो मिट्टी सोख लेती है, फ्लोज इनटू वाटर बॉडीज़ या नदी में बह जाता है, या एवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट अ प्लेस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज. किसी भी पर्टिकुलर पीरियड पे कितनी रेनफॉल हुई उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेन गॉज का. रेन गॉज कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिटेड विद अ कलेक्टिंग वेसल एट द बॉटम एंड अ फनल एट द टॉप. ऊपर एक फनल होता है, यू कैन सी द डायग्राम हियर. ऊपर एक फनल होता है, एक सिलेंडर होता है, ये जो फनल उसमें फिट होता है, ठीक है. और साइड में एक मेजरिंग सिलेंडर, ये मेजरिंग सिलेंडर है आपका, ठीक है. और ये कलेक्टिंग वेसल है, ये मेजरिंग सिलेंडर है एंड दिस इज़ द कलेक्टिंग वेसल जहाँ पर आपको पानी कलेक्ट होगा. ये बॉटल कलेक्ट करेगी पानी, ठीक है. यू कैन सी दिस डायग्राम. दिस इज़ द रेन गॉज, ओके, एंड दिस इज़ द मेजरिंग जार. सो funnel at the top, rainfall into the funnel, rain falls into the funnel, sorry not tunnel, it's funnel, and gets collected in the vessel below. ये आपका funnel है, ठीक है. इसमें ये पानी गिरता है और इस vessel में collect हो जाता है. Then at the end of the day or the period of time for which the rainfall is being measured, the rainwater collected in the vessel is poured into a measuring jar to find out the amount of rainfall. मीन्स ये फनल बाहर रख दिया जाता है और इसमें जितना पानी कलेक्ट होता है फिर उसी एंड ऑफ द डे किया जाता है, इस मेजरिंग जार में उस पानी को डाला जाता है एंड फिर उसका मेजरमेंट लिया जाता है कि कितनी रेनफॉल हुई है. तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द रेन गॉज. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलीफ रेनफॉल. ओके, relief rainfall occurs when a mountains or highlands lies in the path of moist winds. मीन्स अगर जैसे पानी में भीगा, हवा में भीगापन है और उस रास्ते आपके माउंटेनियस एरियाज पड़ रहे हैं जहाँ पर हवा बह रही है या हाईलैंड्स है. द साइड्स ऑफ द माउंटेन्स दैट फेसेस द विंड, जो माउंटेनियस साइड्स विंड को फेस कर रहे हैं, इज़ कॉल्ड द विंडवर्ड साइड. उनको विंडवर्ड साइड कहा जाता है. द वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज along the windward slope of the mountain. As the air ascends, it cools and gets saturated, ठंडी हो जाती है, and finally there is condensation and rainfall. फिर बारिश होने कंडेंस होकर वो रेनफॉल के रूप में गिरती है. As the air descends down the other sides of the mountain known as the लीवर्ड साइड, मतलब जहाँ पर जो माउंटेन्स इस हवा को फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लीवर्ड साइड कहलाते हैं. इट बिकम्स वार्मर, उस तरफ गर्म हो जाएगा और सूखा पड़ने लगेगा. सो द लीवर्ड साइड रिसीव्स लिटिल और नो, या तो बहुत कम बारिश होगी या बारिश नहीं होगी. हेंस दिस एरिया इज़ नोन एज द रेन शेडो एरिया. मतलब जहाँ पर कम बारिश होती है, बहुत हल्की कुछ बूंदें गिरती हैं पानी की, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, ये आपका उस एरिया को हम लोग कहते हैं रेन शेडो एरिया. इन इंडिया द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स हैवी रेनफॉल, बट द ईस्टर्न साइड्स बीइंग अ रेन शेडो एरिया रिसीव्स ओनली मॉडरेट रेनफॉल. रिलीफ रेनफॉल is also called orographic rainfall. Okay, relief rainfall is also called the orographic rainfall. Oros in Greek means mountain. Okay, thank you children. Now in next class we will discuss the other topic. Thank you children.